कार्यक्रम में। यूपी में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसे राजनीतिक दंगल का वार्म अप मैच भी कहा जा सकता है, जहां सभी दलों को अपनी ताकत और कमजोरियों को परखने का पूरा मौका मिलेगा। उपचुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच होने वाली इस सियासी जंग का परिणाम साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव वैसे तो पूरी प्रतिष्ठा बीजेपी और सपा की दांव पर लगी है, क्योंकि इन सभी सीटों में से 6 बीजेपी के कब्जे वाली है तो एक पर सपा जीती थी। बसपा और कांग्रेस के पास उपचुनाव में खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों ही दलों को उपचुनाव से उम्मीद जरूर है। कांग्रेस और बसपा को अगर एक भी सीट पर कामयाबी मिल जाती है तो 2022 के चुनाव में दोनों के पास सरकार पर निशाना साधने और अपनी ताकत बताने का एक आधार मिल जाएगा। जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें फिरोजाबाद की टुंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी, देवरिया सदर, बुलंदशहर, कानपुर देहात की घाटमपुर और अमरोहा की नौगावा सीट शामिल है। बीजेपी सरकार ने 3 साल से ज्यादा वक्त का काम किया है। उपचुनाव में लोग उसके काम को परखेंगे। 2014 से लगातार मोदी लहर के बीच अपने लिए जगह बनाने की चुनौती विपक्ष के सामने है। इसके लिए उन्हें जमीनी रणनीति बनानी होगी। कहा जाता है उपचुनाव सत्ताधारी दल का होता है। ऐसे में अगर विपक्ष को 1-2 सीट मिल जाती है तो बीजेपी के लिए चेतावनी होगी। केंद्र की श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में श्रीमान योगी जी की सरकार ने जो गांव गरीब किसान के लिए किया है, इसी को आगे बढ़ाना है। जो अभी वंचित है उन तक पहुंचाना है। ये मुद्दा सर्वविदित है, जनता का इस पर सपोर्ट भी है और इसी को लेकर हम चुनाव मैदान में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी को बीजेपी में हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता माना जा रहा है। इसके साथ कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें भविष्य का नेता मान रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सीएम योगी की पकड़ यूपी की राजनीति में बनी रहे और इसके लिए उन्हें हर छोटे बड़े चुनाव में जीत दर्ज करनी होगी। यूपी की सत्ता पर बीजेपी को पकड़ बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें यहीं से आती हैं और इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को लेकर जिस प्रकार से आत्मनिर्भर गांव, गरीब, किसान, नौजवान की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने जिस प्रकार से संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिस प्रकार से किसानों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, इन सारी उपलब्धियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा उपचुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने जा रही है। 7 सीटों पे हो रहे उपचुनाव छोटा जरूर है, लेकिन यूपी की सियासत में बड़ा असर छोड़ने वाला साबित हो सकता है। अगर बीजेपी अपनी सभी सीटों को बरकरार रखने में सफल होती है तो विपक्ष का मनोबल टूटेगा और सीएम योगी की आगे की राह आसान होगी। लेकिन विपक्षी दल अगर बीजेपी की सीट और वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं तो ये पार्टी के लिए बड़ा धक्का होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की उपचुनाव में हार से कार्यकर्ताओं को मनोबल टूटेगा और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ सकते हैं। 2014, 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो करिश्मा किया उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर है। वहीं विपक्ष की कोशिश होगी कि वो कैसे भी करके बीजेपी के वर्चस्व को खत्म करे, क्योंकि उपचुनाव में अगर बीजेपी विजेता साबित हुई तो फिर विपक्ष के सामने सिर्फ और सिर्फ घोर अंधेरा होगा। बीजेपी के विजय रथ और विपक्ष की रणनीति के बीच 7 सीटों पर होना जा रहा उपचुनाव यूपी की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। बीजेपी के बाद इस चुनाव में अगर किसी दल की प्रतिष्ठा दांव पर है तो वह समाजवादी पार्टी। यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिहाज से सपा नंबर 2 पे है, तो वहीं जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी सपा की 1 सीट है, बाकी 6 सीटें बीजेपी के पास है। इस तरह से उपचुनाव सपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ऐसे में सपा पर वापसी का दबाव है। सत्ता का खेल भी निराला है। जब लगता है कि सियासी मैदान में दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं, तभी अचानक ऐसा तख्ता पलट होता है जो उम्मीदों से भी परे होता है। ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के साथ हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की और युवा शक्ति के नाम पर अखिलेश यादव की ताजपोशी हुई।
एक दौर ऐसा आया जब लगा कि अखिलेश को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। तभी पहले घर में फूट पड़ी, शिवपाल ने अलग राह पकड़कर नई पार्टी बना ली और उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हो गई। 2014 से शुरू हुआ हार का ये सिलसिला 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लगातार उठाती रही है, लोगों के बीच रही है और लगातार बनी रहेगी। हमारे यहाँ मन की बात दोनों तरफ से होती है, एक तरफ की नहीं चलती। हम अपनी भी कहते हैं पहले, लेकिन उससे पहले उनकी सुनते हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्राइम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सेफ्टी अगेंस्ट विमेन, जो जिसपे ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, आज वो सारे वादे सारे नारे झूठे साबित हो गए। करप्शन इस चरम सीमा पे पहुंच गया है कि आज कोई भी आदमी, जो चीज जहां थी वो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, लेकिन हर चौराहे पे उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा जा रहा है। सपा के लिए हार इसलिए भी दर्द देने वाली रही कि इस सारे चुनाव में उसकी करारी पराजय हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 80 में महज 5 सीटों से संतोष करना पड़ा, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन के बाद भी सपा 50 से भी कम सीटों पर सिमट गई। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसका खराब प्रदर्शन जारी रहा। सियासी मजबूरियों के चलते मुलायम और अखिलेश ने सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन मायावती की पार्टी बीएसपी से हाथ मिलाया, लेकिन नतीजा एक बार फिर वही रहा। इस बार भी समाजवादी पार्टी महज 5 लोकसभा सीटों तक सीमित रह गई, जबकि उसकी मदद से बीएसपी ने 10 सीटें हासिल कर ली, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती का खाता भी नहीं खुला था। अब उत्तर प्रदेश को पता नहीं किसकी नजर लग गई। उत्तर प्रदेश को योगी जी ने क्या बना दिया है, कौन सा दृश्य है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि सपा भले ही वर्तमान में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन उसकी सियासी हैसियत लगातार घट रही है और अब पार्टी उपचुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतकर विरोधियों को बताना चाहती कि ना तो समाजवादी पार्टी की ताकत खत्म हुई है और ना ही अखिलेश यादव की लोकप्रियता। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से सपा को काफी उम्मीदें हैं। पार्टी को लगता है कि मौजूदा सरकार की तमाम कमियां उसका रास्ता आसान करेंगी, लेकिन जितना दिख रहा है कि असल में चुनौती उतनी आसान नहीं है। यही वजह कि 7 सीटों पे हो रहे उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सपा जहां कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहती है, वहीं खुद की तैयारियों को भी परखना चाहती है। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और सपा की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी ही है, कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी लोगों की नजर रहेगी। वजह यह है कि पिछले कई सालों से कांग्रेस यूपी की राजनीति से नदारद है, कैडर बिखरा हुआ है और वोट बैंक इधर से उधर छटक गया है। अब जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा है, यूपी प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली है, तो यहाँ होने वाली हार जीत को भी उनसे जोड़कर ही देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव में हालांकि उनका करिश्मा यूपी में काम नहीं आया था और पार्टी 2 से महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव में अपनी परंपरागत सीट अमेठी भी हार गई थी। यहां से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। यूपी में लोकसभा की हार को कांग्रेस ये कहकर भुला सकती है कि उनकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रचार का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस का भविष्य जुड़ा है। न सिर्फ प्रियंका को कांग्रेस के कैडर को मजबूत करने का अच्छा मौका मिला है, बल्कि जमीनी हकीकत को परखने और तैयारियों के लिए भी काफी समय मिला। ऐसे में अगर उपचुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो प्रियंका की वाह वाह होगी, नहीं तो राहुल की तरह उसके नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वैसे यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का दावा है कि जब इससे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पूरे यूपी का प्रभार मिला है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो चुनाव परिणाम में इसकी झलक दिखाई पड़नी चाहिए, नहीं तो ये वैसे ही होगा कि रैलियों में तो भीड़ खूब उमड़ी लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुई। मैं आशा और विश्वास करती हूं कि एक निष्पक्ष चुनाव होगा, अच्छी तरह से इलेक्शन कमीशन ये चुनाव कराएगी और मैं पूरे विश्वास के साथ ये भी कहती हूं कि कांग्रेस का परचम जरूर लहराएगा इस चुनाव में। हमारी लड़ाई सत्ता के उन मगरूर लोगों से है जिन्होंने लोकतंत्र के दमन, आतंक को फैलाने, पुलिस को निरंकुश करने और महिलाओं को असुरक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे प्रियंका गांधी और उनकी टीम इस उपचुनाव को लेकर इतनी गंभीर है कि हर सीट के लिए जहां अलग अलग रणनीति बना रही हैं, वहीं इन 7 सीटों के लिए अलग अलग सेनापतियों को भी नियुक्त किया गया है। उपचुनाव में जीत के जरिए हाशिए पर गई कांग्रेस अपनी वापसी करना चाहती है, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के इस उपचुनाव में
किसी भी चुनावी रैली में हिस्सा लेने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। माना जा रहा है कि वो पर्दे के पीछे से ही इस उपचुनाव को देखेंगी। क्षेत्र में बड़ी रैलियों के बजाय छोटी रैलियां करने की ही योजना तैयार की गई है। हम इकोनॉमिकली फिनिश होते जा रहे हैं, रोजी रोजगार खत्म होता जा रहा है, लोगों की आय कम होती जा रही है, नौकरियां देनी तो छोड़िए, जो है उसमें भी खात्मा शुरू कर दिया है, जबरिया रिटायरमेंट करना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से रोजाना यह सरकार जितने दिन है सत्ता में, उतने दिन इस समाज को, देश को, इस अर्थव्यवस्था को, नौजवानों को, किसानों को गर्त में ढकेल रही है। कांग्रेस जहां इस फैसलों को अपनी चुनावी रणनीति बता रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि उपचुनाव के नतीजे से पहले ही एक बार फिर प्रियंका को बचाने की तैयारी है। अगर परिणाम पक्ष में आते तो इसे प्रियंका का कुशल राजनीतिक कौशल माना जाएगा, और अगर हार होती है तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा कि कांग्रेस महासचिव उपचुनाव में पूरी तरह सक्रिय नहीं थी। इसे कहीं न कहीं कांग्रेस के असमंजस से जोड़कर देखा जा रहा है। एक दौर था जब बसपा उपचुनाव से दूर रहा करती थी, तब मायावती के लिए यूपी में सत्ता की सीढ़ी सीधी हुआ करती थी, लेकिन बाद में गद्दी की लड़ाई मुश्किल हो गई और सपा के साथ साथ बीजेपी भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी इतनी घुमावदार हो गई कि माना जाने लगा कि बिना तैयारी के अब उत्तर प्रदेश की सियासत में टिके रहना नामुमकिन है। ऐसे में अपनी पुरानी रणनीति को छोड़कर अब बसपा भी उपचुनाव में उतरने लगी है, ताकि वक्त वक्त पर अपनी चुनावी तैयारियों को परखा जा सके। इस बार भी 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बसपा किस्मत आजमा रही है। सभी पार्टियां उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। बीजेपी और सपा के लिए चुनाव नाक की लड़ाई बन गया है, तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के लिए उपचुनाव सिर्फ फायदे का ही सौदा है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर चुनाव होगा उनमें से एक भी बीएसपी पर कब्जा नहीं है। कांग्रेस के बाद जिस तरह से बीएसपी ने उपचुनाव को लेकर तैयारी की है, उसे देखकर बीजेपी और सपा की परेशानी पर बल पड़ गए हैं। इस उपचुनाव की 7 सीटों में से 6 बीजेपी और 1 सपा के खाते में है। ये उपचुनाव एक तरह से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का सेमीफाइनल है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्षी जनता के मन में क्या चल रहा है, इसका एक हल्का सा अंदाजा हो जाएगा। वैसे मायावती उपचुनाव की इन 7 सीटों को लेकर काफी गंभीर है। बीएसपी ने पिछले साल से उपचुनाव के मैदान में फिर से भाग आजमाना शुरू किया है और अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सवाल यह है कि प्रदेश में दलित वोट बैंक की मशीन माने जाने वाली मायावती को अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ गई। अगर 2007 के यूपी विधानसभा उपचुनाव से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव तक का विश्लेषण करें तो हर चुनाव में मायावती की पार्टी का जनाधार घटता चला गया। 2007 में बीएसपी ने यूपी में सरकार बनाई। उस चुनाव में पार्टी को 30.43% वोट मिले। 5 साल बाद 2012 के विधानसभा में बीएसपी का वोट प्रतिशत घटकर 26% रह गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 19.77% हो गया और उसे एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 22.23% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 19.43% वोट मिले। शायद यही वजह है कि मायावती ने हर चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रखने के मकसद में से उपचुनाव में उतरने का मन बना लिया। बीएसपी अपने कैडर को उपचुनाव के जरिए सक्रिय करना चाहती है और वोटरों तक भी पहुंचना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी ने उपचुनाव में उतरने का फैसला किया। हाथरस में युवती के साथ बर्बरता और उसकी मौत के बाद राजनीतिक दलों में दलित समुदाय के साथ दिखने की होड़ सी मच गई। इसके साथ ही राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा है। हाथरस के साथ ही विपक्ष बलरामपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़ और बाराबंकी समेत ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, गरीब और किसानों के मुद्दों को उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 22% आबादी दलित समुदाय की है। दलित वोट बैंक के बूते 2007 में मायावती की बीएसपी और 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साल 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी ने भी बीएसपी के इस वोट बैंक में सेंध लगाई थी। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 सीटों में बीजेपी को 69 सीटें मिली, जबकि साल 2007 में बीएसपी ने 62 और 2012 में समाजवादी पार्टी ने 58 सीटें जीती थी। यूपी में इस समय हाथरस के अलावा बलरामपुर और तमाम दूसरे जिलों में दलित महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा बना हुआ है। सपा, बीएसपी और कांग्रेस के अलावा तमाम दूसरे छोटे बड़े दल बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के नाम पर घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश
बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। जिस कानून व्यवस्था के नाम पर आपने 2017 में सरकार बनाई थी, आपने जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है। कौन सा दृश्य है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। इसके अलावा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती किसानों गरीबों के मुद्दे पर विपक्षी हमलों को नाकाम करने की है। कृषि सुधार कानून को लेकर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा किया। सरकार इसे किसान के हित में बता रही, तो विपक्ष का आरोप है कि इस कानून के जरिए सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। इसके अलावा इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। इसे लेकर विपक्षी दल ने कई बार प्रदर्शन भी किया। युवा वोट बैंक को लेकर हो रही सियासी मारामारी में पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। योगी जी की सरकार है, जब इस सरकार में कहीं से भी किसी अपराधी को, किसी अपराधी गिरोह को सत्ता का या राजनीतिक कोई संरक्षण नहीं है। कोई हिम्मत नहीं कर सकता था जिस प्रकार से ये माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के खिलाफ हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी गिरोह आज नहीं है जो कहीं से भी सक्रिय हो। लोग जमानतें रद्द करा के जेल में जा रहे हैं। लोग स्वयं गले में तख्तियां टांग करके आकर के थानों में अपना सरेंडर कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है पूरे देश में योगी जी के कानून व्यवस्था की, चाहे वो सीए के खिलाफ जो देश विरोधी तत्व सड़क पर आने का दुस्साहस किए, उनके खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, और अभी जो कार्रवाई चल रही हैं, इसी से बौखला करके कहीं कहीं कुछ लोग कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। 7 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में सियासत का हर रंग देखने को मिलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तर्कों कुतर्कों की लंबी पारी चलेगी। अंतिम फैसला जनता जनार्दन को करना है, लेकिन इतना तो तय है कि सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाने वाला इस उपचुनाव के परिणाम दूरगामी साबित होंगे, जो आने वाले दौर में यूपी की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। 3 नवंबर को सभी उम्मीदवारों की किस्मत और सियासी दलों का रिपोर्ट कार्ड ईवीएम में कैद हो जाएगी। 10 नवंबर को होने वाले नतीजे बताएंगे कि कौन सा दल कितने पानी में है। जय और मात के सियासी खेल में ये भी साफ हो जाएगा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसकी कितनी तैयारी है और आगे किस तरह की रणनीति की जरूरत है। हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।